नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात कि बीएसएससी की तरफ से निकाली गई इंटर लेवल की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। इसी क्रम में बिहार में इंटर लेवल की भी वैकेंसी निकाली जा चुकी है एंड ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या पोस्ट हैं और क्या क्या उसके लिए योग्यता मांगी गई है, कितनी एज तक के लोग उसको भर सकते हैं, कितना फ़ी लगने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है ये, ठीक है। और विज्ञापन संख्या 2/2023 है। ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि 27/9/2023 और अंतिम तिथि 11/11/2023, यानी कि आज से आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आज ही ये वीडियो बनाया है। अब अगर हम लोग इस वैकेंसी को देखें तो इधर यहाँ पे देखिए पद का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इधर विभाग का नाम दिया हुआ है और योग्यता, ठीक है, तकनीकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, वांछित इधर ये वैकेंसी दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ना इन चीज़ों को देख लेते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो हम लोग देखेंगे पद का नाम, उसके बाद विभाग का नाम, वेतनमान कितना लेवल में है ये, और कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, और कुछ टेक्निकल अगर चाहिए तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका पहला ही पोस्ट जो है वो निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है, यानी कि एलडीसी के है ये। और ये जो वैकेंसी है वो पथ निर्माण विभाग, मतलब रोड जो में बनता है उसमें है आपका ये। और ये पे लेवल 2 की वैकेंसी, यानी कि 1900 ग्रेड पे, और इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इसके लिए आपको, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसको भर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग, टंकन वगैरह आना चाहिए, मतलब टाइपिंग वगैरह थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप इसको भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लेवल 2 की नौकरी है तो आपकी सैलरी लगभग 25 से 30 के बीच में वैरी करेगी, ठीक है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। निम्न वर्गीय लिपिक एक और वैकेंसी जो है वो भी एलडीसी की वैकेंसी है, और ये है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, मतलब ये अच्छी खासी वैकेंसी है। और विभाग का है तो ये दारू पकड़ने वाला विभाग है दोस्तों, सिंपली। और इसमें जो ये भी पे लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें भी इंटर पास होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन एवं टंकन, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटिंग, और साथ ही आपको टाइपिंग आना चाहिए। और जो वांछित योग्यता है इसमें देख लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग अनिवार्य है, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी लेकर के पहुंच गए या फिर अंग्रेजी लेकर के पहुंच गए। नॉर्मली जिनको हिंदी आती है उनको इंग्लिश टाइपिंग आती ही है, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश ही सीख के रखते हैं। तो अगर आप इस विभाग में जाना चाहते हैं तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए। अगला जो आपका वैकेंसी है वो भी आपको एलडीसी की है, लेकिन ये गृह विभाग में है, आरक्षी विभाग में है। और ये भी लेवल 2 इंटरमीडिएट कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसिंग टाइपिंग, ठीक है। अगली वैकेंसी आपको गृह विज्ञान विभाग में है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में है, लेवल 2 इंटरमीडिएट कंप्यूटर नॉलेज टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद अगली वैकेंसी फिर से एलडीसी श्रम संसाधन विभाग में, लेवल 2 है, इंटरमीडिएट है, और कंप्यूटर का नॉलेज और टाइपिंग, ठीक है। अगली वैकेंसी निम्न वर्गीय लिपिक की है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में है, लेवल 2 की है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन का नॉलेज और टंकन टाइपिंग आना ही चाहिए। मतलब अगर कुल मिलाकर के देखें दोस्तों तो लगभग जितनी भी वैकेंसी है आपकी उन सभी में आपको एलडीसी की वैकेंसी है। आखिर इंटरमीडिएट है तो एलडीसी की वैकेंसी होगी, और सभी वैकेंसी पे लेवल 2 की अभी तक तो मुझे कोई दिखी नहीं, और आगे हम लोग देख लेते हैं। वैसे अलग अलग विभाग में है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है इन सब में वो है कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने आना चाहिए, और टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें मस्ट है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर में टाइपिंग भी आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगर कुछ चेंज होगा देखते हैं हम लोग। लगभग सभी में यही आपको मांगा जा रहा है दोस्तों। अगर कुछ लेवल 3 यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी है, वो है पंचायत सचिव की। ये काफ़ी मतलब डिमांडेड वैकेंसी है लोगों के बीच में। और इस वैकेंसी में अगर हम लोग देखें तो ये वैकेंसी, और एक यहाँ पे देखिए ये है राजस्व कर्मचारी। पहले हम लोग राजस्व कर्मचारी को देख लेते हैं। 13 नंबर पर राजस्व कर्मचारी की वैकेंसी है। ये भी काफ़ी डिमांडेड वैकेंसी है, हालांकि ये लेवल 2 की ही है, और इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट पास मांगा जा रहा है। इसमें आपको कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन अनिवार्य नहीं है। समझ गए बात को।
तो ये काफ़ी डिमांडेड वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी इसमें वैकेंसी निकलती है, पोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है। कितनी पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटल पोस्ट इसमें 3559, मतलब अगर देखें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। 3500 की वैकेंसी अगर 12,000 में इसी के है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और अगली वैकेंसी फिर हम देखते हैं पंचायत सचिव की। ये बहुत डिमांडेड वैकेंसी है, पंचायती राज विभाग में है और ये लेवल 3 की वैकेंसी है दोस्तों। लेवल 3 मतलब आप कैसे भी करें तो 30 से 35-40 के बीच में आपकी सैलरी वैरी करेगी। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, और यहाँ पे देख लीजिए है, लेकिन कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए आपको और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें भी अगर हम लोग वैकेंसी देखें दोस्तों तो 3532 वैकेंसी है, मतलब ये भी काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी। ये 2 वैकेंसी राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव की वैकेंसी जो है सो आपको मार्क कराने वाली है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें तो देखते हैं कि बाकी सब LDC ही है। LDC लेवल 4 की वैकेंसी। एक और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेवल 4 की वैकेंसी है और वो टंकक सह लिपिक यानी कि टाइपिस्ट सह कलर कम टाइपिस्ट का वैकेंसी कह सकते हैं इसको। और ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में है। ठीक है, सचिवालय विभाग में लेवल 4 की नौकरी है। लेवल 4 की नौकरी मतलब 35 से 45 के बीच आपकी सैलरी वैरी करेगी। और लेवल 4 की नौकरी अगर आपको इंटरमीडिएट पास पे नहीं मिल जा रही है दोस्तों तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा कि लेवल 4 की नौकरी आपको इंटरमीडिएट पास पे नॉर्मली मिलती नहीं है। ठीक है, तो लेवल 4 की नौकरी आपको इंटरमीडिएट मिल रही तो काफ़ी अच्छी है। अब इसमें आपको भी यहाँ भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जा रहा है, टाइपिंग मांगा जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं बाकी सब यहाँ पे LDC की ही बाकी वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे देख लीजिए 11,098। लेकिन रुकिए, ये 11,098 नहीं बल्कि वैकेंसी 12,199 हो चुकी है। अब वो कैसे, तो 7 और अन्य पद भी जोड़े गए हैं इसमें दोस्तों। वो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो 7 अन्य पद कौन से हैं जिसको कि इस वैकेंसी में जोड़ा गया है और उसके जोड़े जाने से जो वैकेंसी है आपकी वो बढ़ गई है। तो हम लोग उसे भी अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एक ये नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये आज के डेट में 27/9/2023 को ही निकाला गया था। और यहाँ पे देख लीजिए जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि पहले से जो प्रकाशित था, मान के सिंपली देखिए, पहले से प्रकाशित विज्ञापन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, पहले से प्रकाशित विज्ञापन में विभिन्न विभागों से संबंधित 22 पदों की कुल 11,098 रिक्तियाँ शामिल है जिनकी विवरण निम्नवत है। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए 11,098 वैकेंसी जो मैंने भी आपको बताई उसके बारे में है। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाशित 22 पदों के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए कतिपय विभागों से अधियाचनाएँ प्राप्त हुई हैं। प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में निम्न पदों को विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पे अब जोड़ी गई है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये जो वैकेंसी है, पहले यहाँ पे देखिए कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक की है और ये जो विभाग है वो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना विकास विभाग की है और लेवल 2 की वैकेंसी है ये भी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो आपको इंटरमीडिएट गणित अर्थशास्त्र सांख्यिकी में से किसी एक विषय के साथ यानी कि ISC चाहिए। ठीक है, ISC चाहिए। और दूसरी जो वैकेंसी है वो है उद्यान निदेशालय कृषि विभाग में और इसमें क्या चाहिए तो इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज तो लगभग सभी वैकेंसी में अनिवार्य है दोस्तों। फिर ये भी आपको निम्न वर्गीय LDC की वैकेंसी है, अलग अलग विभाग हैं, लेवल 2 की ही नौकरी है। निम्न वर्गीय लिपिक अभियोजन निदेशालय ये भी लेवल 2, कंप्यूटर इंटरमीडिएट सारा कुछ वही मांगा जा रहा है, लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुल पदों की संख्या इसके माध्यम से टोटल 1101 निकाली गई है। और अब अगर दोनों को हम लोग जोड़ दें तो अब जो टोटल वैकेंसी हो जाती है वो हो जाती है 12,199। ठीक है दोस्तों, तो अब आपकी वैकेंसी भी बढ़ गई है, 11,000 से 12,000 हो गई। तो संख्या मतलब काफ़ी पर्याप्त है आपको नौकरी लेने के लिए। अब हम लोग इस वैकेंसी की डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने क्वालिफिकेशन देख लिया, पद देख लिया और वैकेंसी भी देख लिया। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है आरक्षण के बारे में, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर के बात यह है कि आप अगर बिहार से बाहर के हैं तो सिंपली जनरल डालिए, आपको कोई ये आरक्षण तो मिलने वाला है नहीं। और जो हमारे बिहार के दोस्त साथी हैं उन लोगों के लिए है कि आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स देने होंगे, प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप किसी भी परिस्थिति में गलत आरक्षण का दावा करते हैं तो फिर आप फंस जाइएगा। अगर आप बिहार के हैं तो शायद हो सकता है कि आपको ये छूट दिया जाए कि आपने अगर मान लीजिए ओबीसी से है, आपने एससी या एसटी डाल दिया, या आप एससी से हैं एसटी डाल दिया, तो उस केस में आपके ऊपर विचार किया जा सकता है कि आपको जनरल की कैटेगरी में काउंट किया जाए। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर के हैं, जनरल के अलावा अगर आपने कोई और भी कैटेगरी डाल दी तो शायद आपके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण बात पे हम लोग चर्चा करते हैं, वो है एज लिमिट। और एज लिमिट क्या रखी गई है वो यहाँ पे देख लीजिए। जो कट ऑफ डेट रखी गई है, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1/8/2023 को कट ऑफ डेट रखी गई है। और इस डेट को जो मिनिमम उम्र है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम के लोग तो भर ही नहीं पाएंगे। और जो अनारक्षित वर्ग के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 37 साल, जो कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। 40 साल रखी गई है अनारक्षित महिला वर्ग के लिए, 40 साल ही रखी गई है BC1 BC2 के महिला पुरुष दोनों के लिए, और 42 वर्ष रखी गई है ST SC के हमारे साथियों के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है बिहार सरकार के द्वारा। मतलब लगभग मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ये शिकायत कर सकता है कि मेरी एज ख़त्म हो गई। इस तरह की बात तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी है दोस्तों, और 37 साल तक के लोग अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी डिसेंट हम लोग एज क्राइटेरिया इसको मान सकते हैं। चलिए बिहार की वैकेंसी है तो भाई पैसे की बात कर लेते हैं कि कितना फ़ी लगने वाला है। तो बिहार में भाई थोड़ा पैसा का तो अच्छा खासा डिमांड होता है, लेकिन वो बाहरों के लिए, मतलब बाहरी लोगों के लिए ही। तो यहाँ पे देख लीजिए जो फ़ी का डिमांड है वो क्या है। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो भी हमारे साथी हैं पुरुष अभ्यर्थी, उन सभी के लिए 540 रुपये का फ़ी लगने वाला है। मतलब जो भी सामान्य वर्ग से है या पिछड़ा वर्ग से, BC1 BC2 जनरल EWS सभी के लिए 540 रुपये लगेगा, लेकिन पुरुषों के लिए। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको 135 रुपये का लगेगा। अब आप जैसे बिहार से बाहर के हैं तो आप तो जनरल में ही भरिएगा सिंपली, चाहे आप ST से हो या SC से हो। तो आप तो बाहर से अगर रहेंगे तो आपको तो जनरल में ही आपको भरना पड़ेगा ना, तो उस केस में आपको 540 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं और बिहार से हैं तो आपको 135 रुपये मात्र लगने वाला है। जो हमारे दिव्यांगजन साथी हैं उनके लिए भी 135 रुपये। जो हमारी महिला साथी हैं बिहार के, जो बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए भी 135 रुपये का फ़ी लगने वाला है। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों, जो कि पुरुष हो या महिला हो, उन सभी के लिए 540 रुपये का फ़ी इसमें लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब जो पेमेंट की डेट रखी गई है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद 27/9/23 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि परीक्षा आपका कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब क्लियरली मैं आपको बता दूं कि जो 12,000 वैकेंसी है तो इसमें लाखों फॉर्म गिरने वाले हैं। मतलब 40,000 की बात छोड़ दीजिए, लाखों फॉर्म गिरने वाले हैं। तो इसमें आपको 2 परीक्षा होगी, एक PT होगी, एक मेंस होगी। और जो PT होगी दोस्तों वो काफ़ी आसान होता है, कह सकते हैं। सिलेबस मतलब ऐसा कुछ नहीं है टफ झारखंड की तरह कि बस मरते जीते सारा कुछ पढ़ लेना है। झारखंड का सिलेबस से बड़ा कोई सिलेबस मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो वैसा बिहार में नहीं है, कम से कम ये चीज़ आपको अच्छी लगती है वहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, यानी कि PT और मेंस तो होगा ही, कन्फर्म है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब जो भी वैकेंसी निकलेगी, मान के चलिए अगर 20 लाख फॉर्म गिरता है, 20 लाख अगर फॉर्म गिरता है और 20 लाख लोग अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जो वैकेंसी है, जैसे 12,000 वैकेंसी है तो 12×5 60,000 लोगों का उसमें से चयन किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेंस आयोजित किया जाएगा। जैसे 2014 में जो निकाली गई थी इसकी इंटर लेवल की वैकेंसी, उसमें मैंने PT दिया हुआ था, तो PT मेरा क्वालिफाई था, लेकिन मेंस मैंने नहीं दिया था।
तो यहाँ पे आपको मेंस भी होने वाला है, ठीक है। जो सिलेबस होगा दोस्तों वो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इसमें जीएस पूछा जाएगा और आपके साथ उसमें साइंस और मैथ पूछा जाएगा थोड़ा सा, और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत टफ सिलेबस है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न होंगे, आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। और जो सिलेबस है वो तो मैंने आपको बता दिया कि सामान्य अध्ययन है, तो भाई सामान्य अध्ययन आपको सामान्य अध्ययन की तरफ पढ़ना होगा, सारा कुछ पढ़ना होगा। उसके बाद आपको जो साइंस है, साइंस पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना ही है, और रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम होगा आपका पीटी का, इसमें आपको देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स के रूप में क्या है, तो सामान्य वर्ग के लिए आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई होंगे आप, मतलब आप मेंस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, मेंस में बैठने की बातें छोड़ दीजिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि BC1 के लिए 34%, SC के लिए 32%, ST SC दोनों के लिए 32%, महिलाओं के लिए भी 32% और दिव्यांगजन साथियों के लिए भी 32% ही क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। आवेदन करने की जो तिथियां हैं वो तो मैंने पहले ही आपको बता दी कि 27/9 से 11/11 तक के बीच में आप भर सकते हैं, मतलब आपके पास काफ़ी लंबा समय दिया होगा दोस्तों, 1.5 महीने के करीब। तो इन 1.5 महीनों के अंदर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे थोड़ा सा और कुछ चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं, और ये मैं आज आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि bssc.bihar.gov.in उपलब्ध है, और इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। आयोग सीधा बोल रहा है कि अगर आप कोई फॉर्म भरते समय गलती करते हैं तो फिर बाद में मत चिल्लाइएगा कि मेरा ये गलती हो गया सर, इसमें थोड़ा सुधार करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो बहुत ही एकाग्रचित होकर के और बहुत ही सावधानी से अप्लाई करिएगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलती मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने कोई गलती कर दी तो सुधार की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका जो नाम होता है, नॉर्मली आप जब फॉर्म भरने जाते हैं, मैंने कई बार कहा है इस वीडियो के माध्यम से कि जब आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो कृपया अपना मैट्रिक का मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र जरूर लेकर के जाएं, उसकी जेरोक्स कॉपी लेकर के जाएं। और जब आप इंटरनेट कैफ़े में अगर ऑनलाइन करवाते हैं तो उनके आगे में वो रख दे कि भाई ये मेरा नाम का स्पेलिंग है, माता पिता के नाम का स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, इसी के हिसाब से आपको डालना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं उनको अपना नाम ही क्लियरली पता नहीं होता, स्पेलिंग नहीं पता होती, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता, माता पिता के स्पेलिंग नहीं पता होता, और ओरली बोल करके अपना फॉर्म भरवाने बैठ जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि कैफ़े वाला आपका तो सिर्फ सुन करके नाम डाल देता है, स्पेलिंग तो उसको पता नहीं। कई बार ये होता है कि आप कुछ और, मतलब नाम आप सिर्फ बोलते हैं, स्पेलिंग आपकी कुछ और होती है और कैफ़े वाले कुछ और स्पेलिंग डाल देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें दोस्तों, अपने साथ अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर के जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। आपको इस वैकेंसी को ऑनलाइन करने के क्रम में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करना। मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो क्या बोलते हैं सिग्नेचर है आपका, उसको अपलोड करना है। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर बैंक आपका शट डाउन चल रहा है तो उस केस में आपको पेमेंट के लिए जो लेट होगा अगर, तो उसके लिए आपको सीधा बोला है कि BSSC जिम्मेवार नहीं होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जो आपका लास्ट डेट है वैकेंसी भरने का, उसके पहले ही आप भर लीजिए। जैसे अभी आप स्टार्ट हो गया है ना, तो आप अभी से अप्लाई कर लीजिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने के पूर्व प्रीव्यू देखकर संतुष्ट हो लेंगे और यदि कोई सुधार आवश्यक हो तो एडिट ऑप्शन का उपयोग करके आवश्यक सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे। जैसे आप फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, ऑनलाइन कर लिया आपने, तो फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक प्रीव्यू देख लेना है कि आपने सारा कोई डिटेल सही भरा है कि नहीं। अगर कोई डाउट हो तो तुम पूरा डॉक्यूमेंट से मिला लीजिएगा सही, अदरवाइज सबमिट करने के बाद कोई सुधार उसमें नहीं होगा, ठीक है। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई फॉर्म भरने में आपने गलती कर दी, गलती करने के बाद अब क्या सोचते हैं कि अब तो इसमें सुधार होगा नहीं, तो एक नया एप्लीकेशन हम अप्लाई कर देते हैं।
तो उस केस में देख लीजिए साफ साफ कहा जा रहा है कि आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गलती ही न मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप इस वैकेंसी को भरने के दौरान दर्ज करेंगे, ध्यान रखिएगा कि उसको आप हमेशा जिंदा रखेंगे, ताकि आगे जो आपका जो भी डिटेल्स आपको भेजी जाएगी आयोग के द्वारा वो उसी नंबर और ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी। क्योंकि जो बिहार की भी वैकेंसी, झारखंड की भी वैकेंसी जो होती है दोस्तों, वो काफ़ी समय लेती है कंप्लीट होने में। जैसे आपको पता है 2014 में निकाली गई थी इंटर के लेवल की वैकेंसी और कंप्लीट हुई 2020-21 में, 22 में। तो समय तो लग गया ना, 8 साल तक आप वो नंबर रखें, ईमेल आईडी रखें। तो ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें आपको रखनी होगी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र फोटो सहित की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किया जाएगा। तो अभी जो जैसे फॉर्म आप भरेंगे तो उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा करके अपने पास रखना है हमेशा के लिए, जैसे जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती है या आप जब तक उसमें से रिजेक्ट नहीं हो जाते हैं। आप अगर जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे, आप फेल हो गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप पास होते रहते हैं तो आपको वो प्रिंट आउट हमेशा के लिए रखना होगा आपके पास, ठीक है। और बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पे देखिए कुछ लिखा जा रहा है कि विभिन्न अभ्यर्थियों के विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पर रूप धारण करने का प्रयास किया जाता है। मतलब दूसरे के जगह पर दूसरा कोई एग्ज़ाम देने बैठते हैं दोस्तों, तो उसके इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई बच के रहिएगा, ये सब गलत काम मत कीजिएगा। बाकी जो फ़ोटो सिग्नेचर की बात है दोस्तों कि किस तरह का फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप वर्तमान पुराना जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो ऐसा फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो का बैकग्राउंड कोशिश कीजिएगा कि लाइट रहे। लाइट से बेटर ऑप्शन रहेगा कि फ़ोटो का बैकग्राउंड आप वाइट रखें, बेहतर होगा। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। फ़ोटो बिना चश्मा का, बिना टोपी का लीजिएगा। फ़ोटो में दोनों कान आपके स्पष्ट रूप से दिखने होने चाहिए। साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूँ कि फ़ोटो जो है एकदम फ्रंट फेसिंग कैमरा, कोई सेल्फी वगैरह लेकर के मत डाल दीजिएगा, ऐसे में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि किसी स्टूडियो में ही जाकर के फ़ोटो खिंचवाइएगा। उनको अच्छा आइडिया होता है, उनको सिर्फ इतना बोल दीजिएगा आप कि मेरा बैकग्राउंड वाइट कर दीजिएगा, बाकी फ़ोटो साइज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट रहेगा इसमें, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।